बजरंगबली की, बजरंगबली की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी रणनीति के आगे मोदी, शाह और भाजपा भी घुटने टेक चुकी है। सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिंदुत्व का बड़ा कार्ड खेला है, उसके सहारे कर्नाटक में सियासी नैया वो पार करना चाहते हैं। अब इसमें जय श्री राम के साथ जय बजरंगबली के इनपुट को भी डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 3 रैलियों से बजरंगबली की जय के नारे लगवा रहे हैं। जय श्री राम के साथ अब जय बजरंगबली भी कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। हिंदुत्व के जरिए बीजेपी सत्ता में आने की कवायद कमोबेश हर चुनाव में करती है, लेकिन कर्नाटक में इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस को घेरने के लिए इनके पास मुद्दे नहीं है और खुद जो उनकी वहां सरकार है, बम्बई सरकार की ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिसके सहारे वो जनता के बीच वोट मांग सके। तो ऐसे में इस बार अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली की जय के नारे लगवाने शुरू करवा दिए हैं, ताकि सियासत यहां पर इस कदर हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम जाए और कांग्रेस को सवालों के घेरे में डालने की कोशिश की जाए। हुआ क्या है? दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह भी कह दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो बजरंग दलों पर एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में हिंदुस्तान ने जो लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है, हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र हैं। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। और जब देखिए, इसमें कांग्रेस ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि देश को संविधान के हिसाब से ही चलना है, लेकिन जो संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, फिर चाहे वो बहुसंख्यक समाज का संगठन हो या फिर अल्पसंख्यक समाज का संगठन हो, यानी बजरंग दल हो, पीएफआई हो या अन्य हिंदू संगठन हो, इन सब पर कार्रवाई होगी अगर ये लोग नियम को तोड़ेंगे। तो इसे अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भुनाने में लगे हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से दिक्कत है, तो किसी की तरफ से यह आवाज आती है कि कांग्रेस को बजरंगबली से दिक्कत है। क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? लेकिन इसे अलग से हिंदुत्व का रंग देकर बीजेपी सत्ता की मलाई खाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के पास इस बार जनता की ताकत मौजूद है, ऐसा सर्वे से भी मालूम पड़ता है। तो बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। बीजेपी बदनाम इस बात को लेकर कर्नाटक में है कि उनकी सरकार पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए। 40% कमीशन वाली यह सरकार कही जाने लगी है और यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का कोई खास असर कर्नाटक में नहीं पड़ता है। इस संबंध में न्यूज क्लिक ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और बताया है कि कैसे 2013 हो, 2018 हो, हर बार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी और जब बन गए तब भी, अपनी ताकत लगाई, लेकिन भाजपा को सत्ता के करीब नहीं ले जा पा रहे थे। बहुमत का आंकड़ा नहीं आ रहा था, सीटों की संख्या कम हो जा रही थी, ऐसी जानकारी दी गई है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए न्यूज क्लिक ने इस मामले में क्या कहा है। न्यूज क्लिक ने लिखा है कि सनद रहे, प्रधानमंत्री पहले भी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर चुके हैं, लेकिन कर्नाटक में उनका रिकॉर्ड भाजपा के लिए निराशाजनक रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया था, लेकिन उनकी पार्टी को मुश्किल से 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 2018 में अगले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। 2014 की लोकसभा जीत बीजेपी की पहली ऐसी क्लीन स्वीप थी जिसने उन्हें एक मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित किया था।
लेकिन कर्नाटक में भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उसकी यह जीत भी सशक्त जीत नहीं बनी थी। तो कहीं ना कहीं यह भारी नुकसान ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बजरंगबली के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, या फिर मुसलमानों को दरकिनार करके वोट को साधें। वोट बैंक में जो एकजुटता दिखनी चाहिए, उसके लिए वो मुसलमानों से किनारा करना चाहते हैं। तभी तो इन लोगों ने बहुत ही प्रखरता से हिजाब के मुद्दे को उठाया, हिजाब बैन करवाया, मुसलमानों का जो 4% आरक्षण था उसे खत्म करवाया, और जब आरक्षण को वापस लाने की बात कांग्रेस ने कही तो फिर इनके खिलाफ ही ये लोग अटैकिंग पॉलिटिक्स करने लगे। चुनाव प्रचार भी बिल्कुल ही अटैकिंग रखा गया। तो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, वहां पर उनके अपने मुद्दे कुछ भी नहीं है। तो हिंदुत्व के दम पर अगर चुनावी नैया पार करना चाहते हैं तो कर्नाटक की जनता उन्हें एक सख्त मैसेज देने के मूड में भी दिखाई पड़ती है। इस वजह से इन लोगों ने ये नया रास्ता अपनाया है कि जितनी बार हम इन्हें कहेंगे कि ये हिंदुत्व के दुश्मन है कर्नाटक में कांग्रेस, तो उसका असर, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन जनता का मूड यह कहता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम खेलने वालों की जगह नहीं मिलने वाली है। हालांकि कर्नाटक में हिंदुत्व का एजेंडा सक्सेस होता रहा है, लेकिन उतना भी हावी नहीं होता रहा है कि कोई सरकार बना ले। लिंगायत वोक्कालिगा समुदाय बीजेपी से खफा है, बीजेपी में संकट है। ये वहां येदियुरप्पा को आगे कर रखे हैं। मुंबई के लिए जो दरवाजे बंद होते दिखाई पड़ते हैं, तो तमाम ऐसे संकट हैं। और इसको लेकर जो लिंगायत समुदाय है जो बहुत दबदबा रखता है, तो ये समुदाय बीजेपी को टेंशन देने के मूड में भी दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के पास भी लिंगायत समुदाय के नेता हैं, तो उन्हें भी इसका फायदा होगा। और इस बार सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को तो 100 से नीचे ही सिमट जाना है। जब 100 से नीचे सिमटेंगे तो सत्ता की चाबी इनके पास कैसे आएगी, यहाँ चिंता तो है। इस वजह से आक्रामक चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर तो रही है, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर ने पार्टी का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे पलायन हुए, जिसमें जगदीश शेट्टार जैसे धाकड़ नेता भी थे, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी थे। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने जब अपना पाला बदला है, तो बीजेपी को भी इस बात का भली भांति एहसास है कि सत्ता उनसे दूर जा रही है। तो साम दाम दंड भेद के सहारे भी सत्ता हासिल कर लेने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अटैकिंग पॉलिटिक्स के जरिए, हिंदुत्व के जरिए ये चाहती है कि किसी न किसी रूप में जनता उन्हें वोट दे दे। इस वजह से बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ ही पॉलिसी बना रहे हैं। मुसलमानों के लिए ये सोचते नहीं है, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। तभी तो एक जो नियम बना गोवध प्रतिबंध कानून, उससे आर्थिक नुकसान कर्नाटक के लोगों को हुआ। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, किसानों को भी हुआ है। इस संबंध में न्यूज क्लिक ने एक जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि 2020 में लागू हुए गोवध प्रतिबंध कानून के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों के कारण न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू भी कर्नाटक में भाजपा से अप्रभावित हैं। हिंदू किसानों ने अक्सर शिकायत की है कि अनुत्पादक गायों और बैलों का बाजार गायब हो रहा है, क्योंकि खरीदार ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और वे गौरक्षकों के डर से मवेशी बेचने या खरीदने से डरते हैं। जब 2020 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया गया था, तो राज्य के वित्त मंत्रालय ने किसानों और पशुपालकों पर इनके दुष्परिणामों के बारे में सरकार को सचेत किया था, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब चेतावनियां हकीकत बन गई हैं और मुसलमानों को निशाना बनाने की भाजपा के एजेंडे को हिंदू हितों के लिए हानिकारक बताने वाले एजेंडे की पोल खुल गई है। इतना सब कुछ हुआ है, तो ऐसे में बीएस येदियुरप्पा ने यहां तक कह दिया कि हिजाब और हलाल के मुद्दे गैर जरूरी थे, इन्हें इस वक्त जहां लाने की जरूरत भी नहीं थी। यानी मुसलमानों को अंतिम वक्त में साधने की कोशिश येदियुरप्पा करते नजर आए, लेकिन अब इसका असर नहीं पड़ रहा है। अब दिन ही कितने बचे हैं, मात्र 5 से 6 दिन के बाद 10 मई को वोटिंग की प्रक्रिया होगी, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लाख अमित शाह व नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाकर देख ले, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जनता ने अपना मूड बदल रखा है और मोदी जी के चेहरे से ज्यादा कर्नाटक में कांग्रेस पर भरोसा
किया जाने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।